हाय चैम्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया हो। आई वेलकम यू ऑल टू योर गो टू स्पेस ऑफ लर्निंग केमिस्ट्री। सो हम देख रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 2 आज। और इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं? हम क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल और डिराइव्ड, इनके बारे में स्टडी करेंगे। हम कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होते हैं कुछ क्वांटिटीज के लिए, कुछ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज के लिए, वो हम कवर करेंगे। और उसके बाद हम प्रीफिक्सेस के बारे में देखने वाले हैं। अब जो ये प्रीफिक्सेस वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपको हर जगह यूज होता है, लाइक नॉट ओनली इन केमिस्ट्री, आपको ये फिजिक्स में भी यूटिलाइज करना है। सो आपको ये ओवरऑल इन जनरल, बेसिकली आज का टॉपिक विल बी ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए यूनिट से रिलेटेड, प्रीफिक्स से रिलेटेड कुछ कन्वर्जन्स जब करने पड़ते हैं। न्यूमेरिकल्स की शुरुआती कभी कभी कन्वर्जन से होती है, बिना कन्वर्जन किए आपको न्यूमेरिकल आता भी हो तो भी यू कैन नॉट सॉल्व इट अहेड। ठीक है, तो वो ऐसे टाइप के कन्वर्जन्स जो हमें पूरे 2 साल यूज करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स उनमें से हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। जो सबसे पहला पार्ट है वो है हमारा क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज। क्या हम क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं? क्या मतलब होता है क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज का? क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज मतलब वो प्रॉपर्टीज होंगे इनमें इंक्लूडेड जो मेजरेबल होते हैं या नॉन मेजरेबल। क्वांटिटेटिव में हम इंक्लूड करेंगे मेजरेबल प्रॉपर्टीज को, यानी जिनको मेजर किया जा सकता है, जिनकी क्वांटिटी फाइंड की जा सकती है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज मतलब ये इन शॉर्ट क्या है? मेजरेबल प्रॉपर्टीज है। अब हमने ये भी डिस्कस किया है ऑलरेडी लास्ट क्लास में, जब कोई मेजरेबल प्रॉपर्टी होगी, कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टी हो, जैसे मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, टाइम, है ना, ये सब आपके मेजरेबल प्रॉपर्टीज है। मेजरेबल प्रॉपर्टीज को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस यानी जब हमें उन्हें लिखना है या हमें वो इंफॉर्मेशन किसी और के लिए पास ऑन करनी हो, तो उन्हें कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हमें सबसे पहले सामने उस प्रॉपर्टी को मेजर करके जो भी उसका वैल्यू आएगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड, वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, सामने हम क्या लिखने वाले हैं? उस पर्टिकुलर क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड, यानी जो भी वैल्यू आंसर आपको मिला है। बट खाली यहीं पे खत्म नहीं होगा, आपको इसके साथ साथ पीछे यूनिट भी लगाना पड़ेगा, राइट? अब ये जो यूनिट होता है, ये यूनिट्स आज हम सीखेंगे। वैसे तो ये यूनिट हर क्वांटिटी के लिए स्पेसिफिक होता है। मास का यूनिट टाइम को चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कैसा है यूनिट? क्वांटिटी स्पेसिफिक है। एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को एक पर्टिकुलर यूनिट ही यूजफुल रहेगा। एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जो भी आपके सामने है, जिसका भी आप कैलकुलेशन या मेजरमेंट कर रहे हो, जिनको हम मेजर कर रहे हैं, उन प्रॉपर्टीज के यूनिट्स, उन क्वांटिटीज के यूनिट्स अप्रोप्रिएट होने चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कौन सी क्वांटिटी वहां पे डिस्कस की जा रही है या कौन सी क्वांटिटी मेजर की जा रही है। जो भी क्वांटिटी, उसके अकॉर्डिंग यूनिट चेंज। वॉल्यूम का यूनिट अलग, मास का अलग, टेम्परेचर का अलग, टाइम का अलग, प्रेशर का अलग, हर क्वांटिटी का अपना अपना एक स्पेसिफिक यूनिट है। क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज के जो यूनिट्स हैं, ये क्वांटिटी स्पेसिफिक होंगे। किस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वो चेंज होगा। अब देखो कितने क्वांटिटीज है। अगर हम अभी भी लिस्ट बनाना चाहें, क्वांटिटीज तो बहुत सारे बन जाएंगे। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, फिर उसके बाद में वर्क, हीट, उसके बाद आपका एनर्जी, है ना, प्रेशर, बहुत सारे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी, ये वो बहुत सारे, इतने सारे क्वांटिटीज, बहुत सारे क्वांटिटीज, उनसे रिलेटेड कैलकुलेशंस, उन्हीं से रिलेटेड यूनिट्स के बारे में आज हमको पढ़ना है। बट अब बात क्या है ना, देखो इतने सारे क्वांटिटीज में से कुछ क्वांटिटीज का एक ग्रुप है, उन क्वांटिटीज को हम बेसिक क्वांटिटीज मानते हैं। इसका मतलब क्या? आप जैसे 11th स्टैंडर्ड आपका बेस है, उसके ऊपर आपका 12th स्टैंडर्ड कैसा रहेगा, आप तब कैसा परफॉर्म करोगे, वो 11th स्टैंडर्ड के मार्क्स पे या 11th स्टैंडर्ड में आप कितने एफर्ट्स डालते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? ऐसे ही मान लो हमारे पास अगर हंड्रेड्स ऑफ क्वांटिटीज है, उन हंड्रेड्स ऑफ क्वांटिटीज में से कुछ क्वांटिटीज जो है वो फंडामेंटल होते हैं। फंडामेंटल यानी बहुत ही बेसिक, उनसे नीचे और कुछ नहीं है, पूरा बेस है वो। और बचे हुए सारे क्वांटिटीज इन बेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जो क्वांटिटीज बिल्कुल ही बेसिक है यानी उनके बिना बाकी क्वांटिटीज का गुजारा ही नहीं हो सकता।
वो बेसिक क्वांटिटीज को हम कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ के, इन बेसिक क्वांटिटीज को छोड़ के जितने भी बाकी क्वांटिटीज या क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज है वो सारे इनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वो बेसिक नहीं है, वो इनसे निकाले जाते हैं, ठीक है। सो उन्हें हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल यानी जो कि बहुत ही बेसिक बात है, बेसिक क्वांटिटीज हैं और उनके ऊपर जो डिपेंड करती है बाकी सब बची हुई, वो हो जाती है डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। फंडामेंटल, डिराइव्ड कौन सी है, क्या है, वो सब कुछ हमको देखना है। चलते हैं आगे। सो पहले किसके बारे में बात करेंगे हम, जो बेसिक क्वांटिटीज है जिन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलेंगे, उनके बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब इसका मीनिंग तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, क्या है वो क्वांटिटीज जो कि बिल्कुल बेसिक में आते हैं ना, इनके ऊपर सारे बाकी क्वांटिटीज डिपेंड करते हैं। जैसे स्कूल हमारा बेस है, आगे की पूरी लाइफ आपका स्कूलिंग कैसे होता है, कैसे तरह से आप पढ़ते हो, उन सब पे चीजों पे डिपेंड करता है, राइट। वैसे ही बाकी सब क्वांटिटीज इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं टोटल 7। कितने हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज? 7। हंड्रेड्स ऑफ क्वांटिटीज में से आपके फंडामेंटल यानी बेसिक, बिल्कुल बेसिक वाले खाली 7। अब ये किसने डिसाइड किया? हमने डिसाइड नहीं किया है, ये डिसाइड किया है एसआई सिस्टम ने। एसआई सिस्टम यानी क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम बोला जाता है इसको। ये है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल यानी खाली एक कंट्री के लेवल पे नहीं है, वर्ल्ड वाइड ये वाला सिस्टम फॉलो होगा। कौन सा सिस्टम है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इंटरनेशनल सिस्टम यानी जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री में नहीं बल्कि सभी कंट्रीज में फॉलो होगा, अलग अलग कंट्रीज मिलके पूरे वर्ल्ड में ओवरऑल ये सिस्टम फॉलो होता है, ठीक है। इस सिस्टम ने, ये जब सिस्टम बना तो ये कैसा है, या देखो हर कंट्री से कुछ कुछ मेंबर्स आएंगे और वो मेंबर्स मिलके सब कुछ डिसाइड करेंगे। वो डिसीजन होने के बाद वो पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल होगा, सिर्फ इंडिया में फॉलो होगा नहीं, हर कंट्री में यही फॉलो होना चाहिए। इसीलिए इसको हमने क्या कहा है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसे ही हम एसआई सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब एसआई सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज बस 7 है। इनको छोड़ के आपके सामने जो भी दूसरी क्वांटिटी है कोई भी, वो सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज बन जाएंगे। यानी ये बेस है हमारा, ये 7 क्वांटिटीज यहाँ पे लिखे भी हैं, वो देखेंगे हम अभी। ये 7 क्वांटिटीज हमारे लिए बेस है बिल्कुल, बाकी सारे क्वांटिटीज इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेंगे। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब पहले क्या हुआ था एक्चुअली, देखो बहुत सारे सिस्टम्स थे जो बहुत सारे लोगों ने निकाले थे। लाइक आपने सुना भी होगा, ये हम पढ़ते हैं पहले स्कूल के लेवल पे, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। हम बहुत सारे सिस्टम्स को डिस्कस कर चुके हैं पहले, मतलब स्कूल लेवल पे हमने ये सीखा है ना। एमकेएस में मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम बोलते हैं हम। सीजीएस को सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एफपीएस क्या होता है? फुट, पाउंड, सेकंड। ये अलग अलग सिस्टम्स बने थे, बट हो क्या रहा था इसके चलते? देखो वर्ल्ड के कुछ पार्ट में कोई लोग एमकेएस सिस्टम फॉलो कर रहे थे, कुछ सीजीएस कर रहे थे, कुछ एफपीएस कर रहे थे। अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग सिस्टम फॉलो होने की वजह से मैं यहां से इंफॉर्मेशन भेज रही हूँ, मैं किलोग्राम में बोल रही हूँ, सामने वाले के पास तो सीजीएस सिस्टम है, वहां मास जो है वो ग्राम्स में देखा जाता है। मैं किलोग्राम में बता रही हूँ क्योंकि मैं एमकेएस सिस्टम फॉलो कर रही हूँ। सामने वाले कंट्री में किसी दूसरे पार्ट में वर्ल्ड के सीजीएस फॉलो हो रहा है, वहां मास ग्राम में है। अब कंफ्यूजन क्रिएट होगा, वो कंफ्यूजन कम करने के लिए, उसको रूल आउट करने के लिए हमने एक कॉमन वर्ल्ड वाइड सिस्टम निकाला, विच इज एसआई सिस्टम। वो हमको पढ़ना है। बाकी सारे सिस्टम्स क्लैश हो गए, उनको हमें छोड़ देना है, उनको हमें रूल आउट कर देना है, हमें सिर्फ एसआई सिस्टम को फॉलो करना है, ठीक है। अब एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है। कौन से 7? देखो, पहली जो फंडामेंटल क्वांटिटी है दैट इज लेंथ, फिर है मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, मतलब इन शॉर्ट टेम्परेचर हुआ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये आपके टेक्स्ट बुक का ही टेबल है, टेबल 1.1।
ठीक है, आप ये नोट टेक्स्ट बुक भी सामने ओपन रख सकते हो, वहां पे भी देख सकते हो। कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारे पास? 7। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ क्या बताता है हमको? किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर लेंथ बतानी है, अब लेंथ में हम क्या करते हैं, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यहां से यहां तक है, इसकी लेंथ बतानी है। लेंथ क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट का एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस है, क्या हम इसे लेंथ मान सकते हैं? यस। फिर है मास। मास यानी कोई ऑब्जेक्ट कितना हैवी है या लाइटर है, वो मास होगा। फिर आता है टाइम। टाइम तो पता ही है सबको क्या होता है, करंट यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। उसके बाद टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या बताता है? कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा गर्म है या कितना ठंडा है, क्या वो हम टेम्परेचर से प्रेडिक्ट करते हैं। फिर है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जब आप किसी के सब्सटेंस की अमाउंट की बात करोगे, आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल्स में डील करोगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किसमें ढूंढा जाता है, तो हम बेसिकली बात करेंगे मोल्स में। लास्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस मतलब ये लाइट की इंटेंसिटी से जुड़ा हुआ है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यूनिट्स देखो, लेंथ का सिंबल देखो, लेंथ को हम स्मॉल एल से दिखाएंगे, मास स्मॉल एम, टाइम स्मॉल टी, करंट कैपिटल आई से दिखाना है। करंट कैसे शो करना है? अपने मन से कैपिटल सी नहीं लिखना है। करंट के लिए जो सिंबल है दैट इज कैपिटल आई। अब आपके पास मान लो एक कोई फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में करंट आपको यूज करना है, मतलब आपको पूरा करंट लिखने से बेटर आप डायरेक्टली कैपिटल आई लिख सकते हो, सामने वाले को अपने आप कैपिटल आई एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग करंट है, तो सामने वाले को वो बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उसमें कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फिर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर दिखाएंगे कैपिटल टी से। अगर आपको टाइम दिखाना है, टाइम के लिए सिंबल है स्मॉल टी, टेम्परेचर के लिए है कैपिटल टी, फर्क याद रखना। गलती से फॉर्मूला में जैसे अब फॉर एग्जांपल वेलोसिटी लेते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है आपको भी पता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब यहाँ पे टाइम आ रहा है फॉर्मूला में, मुझे पूरा टाइम नहीं लिखना है, मुझे सिंबल दिखाना है उसका। टाइम के लिए कैपिटल टी या स्मॉल टी? स्मॉल टी, तो आपको यहाँ पे अपॉन स्मॉल टी ही लिखना पड़ेगा। अगर आपने गलती से कैपिटल टी लिखा तो दैट मीन्स आप टेम्परेचर की बात कर रहे हो। सो टेम्परेचर और टाइम ये कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके लिए सिंबल है स्मॉल एन, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सिंबल है आई न्यू। आई और न्यू, ठीक है। न्यू मतलब ये फ्रीक्वेंसी से जुड़ा हुआ सिंबल है, ये आपको फिजिक्स में भी सीखने को मिलेगा, ठीक है। या हम आगे जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखेंगे तब भी आपको समझ आ जाएगा। इसे क्या बोलना है? न्यू बोलना है। आई न्यू पढ़ना कैसे इसको? आई न्यू। आई होगा खाली तो करंट है, आई के साथ न्यू है मतलब वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। यूनिट्स चेक करो। अब ये जो यूनिट्स है किसने दिए हैं? कौन से सिस्टम ने दिए हैं? एसआई सिस्टम ने। एसआई सिस्टम ने इन सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स को फिक्स कर दिया है। उन यूनिट्स को हम एसआई यूनिट्स बुलाएंगे और यही एसआई यूनिट्स हमको हर जगह यूज भी करेंगे। लेंथ का एसआई यूनिट है मीटर, मास का है किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, करंट के लिए एम्पियर, केल्विन टेम्परेचर के लिए, मोल जो है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला। सब कुछ स्मॉल में ही होना चाहिए। गलती से भी कैपिटल फर्स्ट लेटर अपने मन से कैपिटल लिख दिया नहीं चलेगा, पूरा स्मॉल लेटर्स होने चाहिए। लेंथ का मीटर, टाइम सेकेंड्स, करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, मास का किलोग्राम, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा मोल। हर बार हम ह्यूमंस हैं, बहुत लेजी है, टाइम नहीं है हमारे पास इतना, हम क्या करते हैं, हम इधर भी शॉर्टकट ढूंढेंगे। हमें पूरा मीटर भी नहीं लिखना है, हमने जो एसआई सिस्टम ने फिक्स किया है कि मीटर के लिए खाली स्मॉल एम लिखा तो भी चलता है, हम वही लिखेंगे। किलोग्राम के लिए स्मॉल केजी लिखना है, स्मॉल होना चाहिए खाली केजी, ठीक है। सेकेंड्स के लिए स्मॉल एस काफी है, सेकेंड है, सेकेंड्स नहीं है, ठीक है। इधर कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, यहाँ पे किलोग्राम्स नहीं, कुछ लोगों को आदत होती है किलोग्राम्स बोलने की, नहीं, किलोग्राम ही है, प्लूरल वगैरह ऐसा यूनिट्स के लिए नहीं होता है। सेकेंड एम्पियर के लिए, केल्विन के लिए, इन दोनों को स्पेशली याद रखो।
अब ये क्यों, इनको क्यों याद रखना है अलग से वो समझो। जो ये केल्विन या एम्पियर है ये साइंटिस्ट के नाम है। केल्विन साइंटिस्ट का नाम है, एम्पियर भी साइंटिस्ट का नाम है। जब आप कोई यूनिट साइंटिस्ट के बिहाफ पे देखते हो उसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल में दिखाना है। लाइक एम्पियर के लिए कैपिटल ए, केल्विन के लिए कैपिटल के, बिकॉज हमें वो साइंटिस्ट के लिए एक तरह से हम रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं। उन्होंने वो यूनिट जो है वो डिजाइन किया, उनके बिहाफ पे दिया है वो यूनिट। दैट मीन्स बहुत बड़ा काम किया है कुछ, है ना, इसीलिए हमें कैपिटल ए और कैपिटल के यूज करना है। एम्पियर का सिंबल कैपिटल ए, केल्विन का कैपिटल के, यहां स्मॉल नहीं कर रहा है, बाकी सब स्मॉल ही रहेंगे, कैपिटल नहीं करोगे। मोल के लिए पूरा यूनिट MOLE है, सिंबल में MOL आएगा। कैंडेला के लिए स्मॉल CD यूज करना है, सब कुछ स्मॉल चाहिए, सिवाय जहां जहां साइंटिस्ट के नाम होंगे, साइंटिस्ट के बिहाफ पे अगर कोई ऐसा यूनिट होगा तो हमें उसके लिए खाली कैपिटल लेटर यूज करना है एज अ सिंबल कि हम उन्हें रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। बट बाकी सब इट शुड बी स्मॉल। ये टेबल पूरा याद होना चाहिए। कौन से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो लर्न चाहिए। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग उनके यूनिट्स क्या क्या हैं, उनके नाम भी और उन यूनिट्स के सिंबल्स भी, ये पूरा टेबल बेसिकली हमारे लिए जरूरी है। आप कोई भी क्वांटिटी अगर आप आगे देखोगे, इनसे बड़े बड़े क्वांटिटीज, राइट, उन क्वांटिटीज वो सब इन पे डिपेंड करते हैं क्योंकि ये तो फंडामेंटल है। तो आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज जब तक पता ही नहीं है कौन सी है, उनके यूनिट्स क्या क्या हैं, तब तक आप आगे डिराइव्ड क्वांटिटीज तक पहुंच ही नहीं पाओगे। समझ गए? सो जहां भी हो ये वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके पहले के ये सारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन से, उनके यूनिट्स कौन से, उनके सिंबल्स क्या हैं, ये सब देख के लो, लर्न कर लो, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। सो अब हम आगे चलते हैं। तब तक आगे जो हमको देखने हैं वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज। मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में कहा था कि जब डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करते हैं या उनसे निकाले जाते हैं, है ना, बेस है वो। अलग अलग डिराइव्ड क्वांटिटीज को अब हम देखेंगे। मैं आपको प्रूव करूंगी कि कैसे ये सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल जो 7 हैं उन्हीं पे ही डिपेंडेंट है। कैसे करना है वो एक एक कुछ एग्जांपल से करेंगे। फिर उनके यूनिट्स कैसे निकालने हैं, मैंने आपको कहा है यूनिट कोई भी लर्न करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, यूनिट ढूंढना आना चाहिए, तो वो हम सीखेंगे। उनके SI यूनिट्स कैसे निकालने वो भी सीखेंगे। कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगी, कुछ आपको खुद करने होंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं पहली फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटी ले लेते हैं, वॉल्यूम। कौन सी है वॉल्यूम? वहां 7 फंडामेंटल में आया नहीं, वॉल्यूम ये मेजरेबल है, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब अगर 7 फंडामेंटल में नहीं है दैट मींस पक्का डिराइव्ड है। अब वॉल्यूम को डिराइव कैसे करते हैं? सो देखो, वॉल्यूम निकालने के लिए हम करते हैं लेंथ क्यूब। कैसे निकालोगे वॉल्यूम? लेंथ का क्यूब करके। क्या वॉल्यूम लेंथ पे डिपेंडेंट है? लेंथ पता चल जाएगी तो वॉल्यूम मिल जाएगा। यानी लेंथ ये हमारी बेसिक क्वांटिटी हुई, फंडामेंटल क्वांटिटी हुई, जिसके ऊपर वॉल्यूम डिपेंडेंट है, इसीलिए वॉल्यूम डिराइव्ड क्वांटिटी में आएगा। अब क्या ढूंढना है हमें? वॉल्यूम का SI यूनिट निकालना है। किसका SI यूनिट चाहिए हमको? वॉल्यूम का। आपको वॉल्यूम का SI यूनिट मान लो अभी तक तो नहीं पता क्या है ना। SI यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम से जो यूनिट आया है, जो वो एक्सेप्ट करेंगे। हम अपने मन से मन किया कुछ भी वॉल्यूम का यूनिट रख दिया, ऐसे चलेगा नहीं। SI सिस्टम के कुछ रूल्स है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमको चलना है। वो कौन से यूनिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, कौन से यूनिट्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो सब देख के हमको यूनिट डिसाइड करना है, ठीक है। अपने मन से कुछ भी लिख दिया हो जाएगा नहीं। अब लेंथ का SI यूनिट आपको पता है ना, अभी अभी हमने देखा क्या होता है, मीटर, और मीटर का सिंबल क्या है? स्मॉल m। फॉर्मूला में वॉल्यूम ढूंढने के लिए लेंथ का क्यूब करना है, तो वॉल्यूम का SI यूनिट ढूंढने के लिए भी जो लेंथ का SI यूनिट है मीटर, उसका क्यूब कर लेंगे। सो वॉल्यूम का SI यूनिट क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब। लेंथ का SI यूनिट मीटर, लेंथ क्यूब करने से वॉल्यूम मिलता है, तो वॉल्यूम का यूनिट ढूंढने के लिए लेंथ के SI यूनिट का क्यूब कर दो, मीटर क्यूब। कैसे पढ़ोगे इसको? मीटर क्यूब। डन। अब सेकंड ले लेते हैं डेंसिटी।
अगली क्वांटिटी कौन सी है जो हमको स्टडी करनी है? ये एग्जांपल ले रहे हैं हम अलग अलग, मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वांटिटीज को कैसे डिराइव करना है वो बता रही हूं, ताकि आप खुद से ये फॉर्मूले लर्न करके रखने हैं। वॉल्यूम का लेंथ क्यूब है, कुछ मैं अभी आपको फॉर्मूले लिखवाऊंगी, यूनिट आपको खुद ढूंढना होगा। फॉर्मूला में लिखवाऊंगी, यूनिट जैसे हमने यहां निकाला आपको खुद निकालना होगा, समझ गए? तो आपको जो जो बता रही हूं वैसे वैसे फॉलो करो। डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। कभी भी अगर आपको डेंसिटी फाइंड करनी है तो डेंसिटी निकालने के लिए जिसकी डेंसिटी निकालनी है उसका मास अपॉन वॉल्यूम कर दो। क्या मास फंडामेंटल क्वांटिटी है? यस, ये ऑलरेडी फंडामेंटल है। यानी इस फॉर्मूला को देख के ये तो पता चल रहा है कि डेंसिटी ढूंढने के लिए मास चाहिए होगा। यानी क्या डेंसिटी मास के ऊपर डिपेंड हो गया? यस, इसीलिए मास फंडामेंटल है, उसके ऊपर डेंसिटी डिपेंड करती है, इसीलिए डेंसिटी डिराइव्ड क्वांटिटीज में आएगी, इसीलिए उसको उस टेबल में नहीं लिया था। ठीक है, वॉल्यूम, अभी अभी हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा, क्या वॉल्यूम फंडामेंटल में नहीं आता है? क्या मैं वॉल्यूम को लेंथ क्यूब लिख सकती हूँ? वॉल्यूम की जगह क्या डाल दिया फॉर्मूला वॉल्यूम का? लेंथ क्यूब, ये कर दिया। अब बताओ, क्या आपको मास का ऐसा यूनिट पता है? क्या है मास का ऐसा यूनिट? क्या वो किलोग्राम्स है ना? मास का ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। पर यहाँ पे खाली लेंथ है, लेंथ का क्यूब है, लेंथ का क्यूब है, तो हमें यहाँ पे मीटर का क्यूब करना पड़ेगा। देखो, डेंसिटी निकालने के लिए मास अपॉन लेंथ का क्यूब है, यूनिट को भी उसी फॉर्मेट में लिखो। मास और लेंथ का क्यूब डिवाइड हो रहे हैं, यूनिट्स को भी डिवाइड कर दो। क्या आ जाएगा यूनिट? मास का ऊपर यूनिट है केजी, अपॉन नीचे लेंथ क्यूब, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, उसका क्यूब कर देंगे, क्या आ गया? किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। ये डेंसिटी का एसआई यूनिट हुआ। कैसे निकाला मैंने फिर से रिपीट करी, ध्यान से देखना। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, मास फंडामेंटल है, उसका ऐसा यूनिट किलोग्राम ऑलरेडी पता है। वॉल्यूम फंडामेंटल नहीं है, पर वॉल्यूम को निकालने के लिए लेंथ क्यूब कर सकते हैं। यहां लिखा लेंथ का क्यूब, मास का यूनिट केजी अपॉन लेंथ का मीटर, मीटर क्यूब करना पड़ेगा। सो डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या आ गया? किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। पर हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसी को आप जब लिखोगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में मान लो तो आप ऐसे लिखोगे, अपॉन नहीं दिखाएंगे, एक ही लाइन में दिखाएंगे, खाली स्लैश खींचेंगे। इस स्लैश का मतलब है ये दोनों आपस में डिवीजन में, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कैसे पढ़ोगे इसको? किलोग्राम, स्लैश का मतलब है पर, यानी ये डिवीजन में है, पर मीटर क्यूब। सो ये हो गया आपका डेंसिटी का एसआई यूनिट, समझ गए? सो डेंसिटी का जो यूनिट एसआई सिस्टम एक्सेप्ट करती है दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कैसे ढूंढा? वो ढूंढने के लिए हमने मास और वॉल्यूम जैसे क्वांटिटीज को यूज किया। क्लियर है ये? सो मास और वॉल्यूम को यूज करके हमें डेंसिटी मिल रही है। मास और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट पता था, वो दोनों अपने अपने जगह पे रखे, मास का किलोग्राम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, डिवाइड किया, आपको डेंसिटी का ऐसा यूनिट मिल गया। सो इस तरीके से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। अब सेल्फ प्रैक्टिस के तौर पे आपको कौन कौन से करने हैं वो बता देती हूँ। ठीक है, आपको ये खुद प्रैक्टिस करने हैं। पहला जो प्रैक्टिस करोगे, मैं फॉर्मूला लिख के दे देती हूँ, आप खाली यूनिट ढूंढने की प्रैक्टिस करना। एरिया, एरिया 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में आता है या नहीं? नहीं आता है। तो एरिया ढूंढने के लिए कोई ना कोई फंडामेंटल क्वांटिटी तो चाहिए। यस, तो वो होती है लेंथ, और एरिया ढूंढने के लिए हम करते हैं लेंथ का स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ स्क्वायर। एरिया का ऐसा यूनिट कैसे निकालोगे? लेंथ का ऐसा यूनिट लिखेंगे, लेंथ का स्क्वायर हुआ है तो इसके ऐसा यूनिट का भी स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, मीटर स्क्वायर, क्या ये आपका एरिया का ऐसा यूनिट आ जाएगा? यस। एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे, पर लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं कर रही है। एरिया ढूंढने के लिए लेंथ चाहिए, यानी लेंथ फंडामेंटल है, एरिया उससे डिराइव किया जा रहा है, इसलिए वो डिराइव हुआ। यूनिट ढूंढ लेना, ऐसा यूनिट, वो भी आपका टास्क है। सेकेंड, प्रेशर कर लो। प्रेशर, प्रेशर ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, अब प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया।
प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया का फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया, एरिया का फॉर्मूला उसी की जगह पे रख देते हैं। एरिया का फॉर्मूला मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। क्या है एरिया का फॉर्मूला? लेंथ का स्क्वायर। लेंथ का ऐसा यूनिट आपको पता ही है मीटर, तो नीचे क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या है फॉर्मूला? फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मुझे बताओ, यहां पे मास फंडामेंटल है, यस, मास ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ भी फंडामेंटल है, पर एक्सेलरेशन ये फंडामेंटल नहीं है। मतलब हमें ये पूरा यूनिट ढूंढने के लिए एक्सेलरेशन का भी यूनिट चाहिए। एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना? तो वो मैं नीचे लिख रही हूं यहाँ पे। आप क्या कर सकते हो? पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिख के एक्सेलरेशन का यूनिट निकालो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब मुझे बताओ, वेलोसिटी फंडामेंटल है? नहीं। टाइम फंडामेंटल है? हाँ। तो टाइम फंडामेंटल है पर वेलोसिटी नहीं है। जब तक आपको वेलोसिटी नहीं पता चलेगी, वेलोसिटी का यूनिट नहीं मिलेगा, तब तक एक्सेलरेशन का नहीं मिल सकता। तो अब आपको चाहिए वेलोसिटी का यूनिट। वेलोसिटी का यूनिट है, फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसा समझ लो। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लेते हैं। आप इसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी लिख सकते हो। अब डिस्टेंस मतलब क्या है? इधर से लेके उधर तक का डिस्टेंस, क्या वो एक तरीके से लेंथ हुई? यस। सो डिस्टेंस मतलब ही लेंथ। डिस्टेंस अपॉन टाइम जब आप करोगे, यानी लेंथ अपॉन टाइम जब हम करेंगे, तब हमें वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, अब मुझे बताओ, डिस्टेंस लेंथ, डिस्टेंस मतलब लेंथ हुआ, लेंथ फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है। क्या आप लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ का यूनिट ऊपर, टाइम का यूनिट नीचे रख के वेलोसिटी का यूनिट निकाल सकते हो? यस। वेलोसिटी का यूनिट जो भी मिले उसको आप यहां डाल के, क्या आप टाइम से फिर से डिवाइड करके एक्सेलरेशन का ढूंढ सकते हो? यस। फिर जब आपको एक्सेलरेशन का यूनिट मिल जाए, उसको यहां पे रख देना। मास और एक्सेलरेशन दोनों के यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में मास और एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हुए हैं, उनके यूनिट्स भी मल्टीप्लाई करोगे। डिवाइड कर लेना लेंथ के स्क्वायर से। लेंथ का स्क्वायर जो है वो मीटर स्क्वायर आएगा, मास का यूनिट किलोग्राम है, एक्सेलरेशन का आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैं खाली आपको बता रही हूं, आप बाद में अपने आंसर्स निकाल के मैच करना, बट इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली लिख लो और सॉल्व करो। गलत। क्या करोगे? खुद से पूरा ये सॉल्व करोगे। अब कुछ क्वांटिटीज है जिनके एसआई यूनिट्स साइंटिस्ट के बिहाफ पे, यानी उनके नाम के बिहाफ पे दिए गए, जैसे फोर्स। फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो होता है न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन, और न्यूटन के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं वो होता है कैपिटल एन। तो आप क्या कर सकते हो? प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन, कैपिटल एन। एरिया का एसआई यूनिट है मीटर स्क्वायर। क्या आप डायरेक्टली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो? लिख सकते हो, ये भी गलत नहीं है, पर ऐसे पूरा निकालना भी आना चाहिए, ये पूरा डिराइव करना भी आना चाहिए। डायरेक्टली प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी चलेगा, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन है, नीचे एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी चल सकता है। ठीक है, फोर्स का याद रखना, साइंटिस्ट का नाम है इसीलिए कैपिटल एन लगा है। प्रेशर, जिस प्रेशर की आप बात कर रहे हैं ना, हम फॉर्मूला लिखा है अभी अभी, इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन भी है। प्रेशर का ऐसा यूनिट है पास्कल। क्या है प्रेशर का ऐसा यूनिट? पास्कल। पास्कल भी साइंटिस्ट का नाम है, सो हम सिंबल दिखाएंगे पीए, पी कैपिटल ए स्मॉल, ये भी साइंटिस्ट के नाम से, इसीलिए कैपिटल पी यूज किया। प्रेशर जो आप यहाँ पे ये सारे यूनिट्स रख के निकालोगे वो लिखो, या डायरेक्टली प्रेशर के लिए पास्कल लिख दो, बात एक ही है। प्रेशर का पूरा जो यहां से यूनिट मिलेगा ना आपको, मास, एक्सेलरेशन, लेंथ के यूनिट्स रख के,
वो और पास्कल बेसिकली एक ही बात है, चलेगा, दोनों चलेगा, पर ये मैं क्यों करवा रही हूँ, प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको निकालना आना चाहिए, इसीलिए वो निकालो, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार सामने पास्कल ही दिया हो, वो आपको किलोग्राम के फॉर्म में ये पूरा यूनिट निकाल के उस टर्म्स में भी लिखा हो सकता है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा भी हो सकता है, तो सभी पता होने चाहिए, पता सब होने चाहिए, ठीक है। लिखते हुए डायरेक्टली आपने अगर मान लो कोई न्यूमेरिकल किया, आपने प्रेशर सॉल्व किया है, प्रेशर एसआई यूनिट में निकल रहा है, तो आपको पास्कल लिखना भी अलाउड है, पास्कल नहीं लिखना है तो आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, वो नहीं तो आपको पूरा ये वाला लेंदी वाला पूरा फुल यूनिट भी लिखना आना चाहिए। तीसरा आप याद रखो, वर्क या एनर्जी का यूनिट वो होता है जूल, और जूल के लिए जो सिंबल है दैट इज कैपिटल जे। क्या है वर्क, वर्क डन निकालने को अगर कहीं पे बोला है, वर्क का एसआई यूनिट यानी एसआई सिस्टम ने जो यूनिट एक्सेप्ट किया है दैट इज जूल, कैपिटल जे सिंबल है। वर्क और एनर्जी दोनों के लिए इनफैक्ट यही है, वर्क और एनर्जी के लिए एसआई यूनिट जूल है, वर्क और एनर्जी दोनों एक ही बात है लगभग, वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी होगी तो ही वर्क होगा, सो बेसिकली दोनों सेम ही बात है, वर्क और एनर्जी दोनों का एसआई यूनिट कैपिटल जे यानी जूल होगा। वर्क का भी फॉर्मूला याद रखो, थर्ड, इसका भी यूनिट आप पूरा निकालना, वर्क के लिए यूनिट है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना ट्रैवल करके गया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, यानी वो इनडायरेक्टली कितना डिस्टेंस कवर किया है वही हुआ, मतलब लेंथ हुआ। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन रख दो, इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ का एसआई यूनिट मीटर, न्यूटन इनटू मीटर ये पहला वर्क का यूनिट होगा, ठीक है। न्यूटन फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ का मीटर, दोनों मल्टीप्लाइड है तो उनके यूनिट्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूटन इनटू मीटर करना पड़ेगा, या डायरेक्टली जूल भी लिख सकते हो, बात एक ही होगी, पर कम से कम ये सारे फॉर्मूले ना आपको लर्न होने चाहिए। प्रेशर निकालने के लिए फोर्स चाहिए, फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम यानी लेंथ अपॉन टाइम। कहीं पे भी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ऐसा कुछ आता है तो वो कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी से कनेक्टेड है, दैट इज कनेक्टेड टू लेंथ। लेंथ मतलब भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ही हुआ, राइट। सो लेंथ और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये सब एक ही है। आपको अगर ये फॉर्मूले आ गए, ये फॉर्मूले लर्न हो गए, फॉर्मूले लर्न है तो आप यूनिट कभी भी ढूंढ सकते हो, कोई भी लर्न करने की जरूरत है क्या, यूनिट्स नहीं, लर्न करना भी नहीं है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, खाली फॉर्मूले याद रखो क्वांटिटीज के, फॉर्मूले लर्न, यूनिट कभी भी फाइंड हो सकता है, ठीक है। सो अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट, ये आपको प्रैक्टिस करना है, ये होमवर्क समझ लो आप, आपको ये खुद से सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। अब है इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स, कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स है जिनके बिना हमारी न्यूमेरिकल्स की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, वो कन्वर्जन्स हमको अभी देखने हैं। सो सबसे पहला जो आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए वो है टेम्परेचर से रिलेटेड, यही मेन भी है एक्चुअली, किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर। फर्स्ट जो कन्वर्जन हमें सीखना है दैट इज कन्वर्जन रिलेटेड टू टेम्परेचर, ठीक है। अब कैसे है वो समझो। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन, टेम्परेचर दिखाएंगे हम कैपिटल टी से, उसका ऐसा यूनिट है केल्विन, राइट। मान लो आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है क्वेश्चन में, पर आपको वो सॉल्व करने के लिए, जो भी वो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने के लिए टेम्परेचर केल्विन में यूज करना जरूरी है, डिग्री सेल्सियस में यूज करके चलने वाला नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या आपको टेम्परेचर को केल्विन में निकालना पड़ेगा डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट करके, राइट। सो उसके लिए जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखो, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अब इसका मतलब क्या है, देखो आपको जो भी टेम्परेचर दिया है डिग्री सेल्सियस में दिया है ना, आप वो टेम्परेचर यहां डाल दो, जितना भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आपको पता है वो यहां रखो, उसमें 273.15 ऐड कर दो, प्लस करेंगे, आपको केल्विन में टेम्परेचर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है,
हमें पता है ऑलरेडी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर यही मैं आपको केल्विन में पूछूं तो आंसर क्या आएगा, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 0 प्लस 273.15, क्या वो 273.15 केल्विन आ जाएगा? यस। अब आपको वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कोई 0 डिग्री सेल्सियस बोले तो भी आप उसको खुद से केल्विन में निकाल सकते हो, क्योंकि अब आपको ये फॉर्मूला जो है ये पता है, ठीक है। ये फॉर्मूला कब हेल्प करेगा हमारी, जब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है और केल्विन में निकालना है। उल्टा करेगा क्या है, केल्विन में टेम्परेचर पता है 373 फॉर एग्जाम्पल, आपको डिग्री सेल्सियस में पूछा है, कैसे निकालोगे? क्या ये 273.15 यहां जाके माइनस हो जाएगा, है ना? जितना भी केल्विन में टेम्परेचर दिया होगा हम उसमें से 273.15 उधर भेज के माइनस कर देंगे, क्या आपको टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा? लगा तो फॉर्मूला नोट कर लो, इसके नीचे करियो, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस अगर आपको चाहिए, किसमें चाहिए टेम्परेचर? डिग्री सेल्सियस में। केल्विन वाली वैल्यू आपको पता है, टेम्परेचर केल्विन में आपको पता है, इसमें से 273.15 माइनस कर लेना, आपको जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगा। क्लियर है ये? सो ये दो फॉर्मूले याद रखो। पहला है, मतलब आप देखो ये बेसिक मैथ्स ही है ना, ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये तो सबको पता है, आ जाएगा आपको भी, खाली एक फॉर्मूला याद रखो, उससे आप दूसरा तो कभी भी फाइंड कर ही सकते हो, ठीक है। केल्विन में दिया है, डिग्री सेल्सियस में पूछा है, तो केल्विन की जगह जो भी वो वैल्यू है वो रखो, 273.15 वहां जाके माइनस हो जाएगा, आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगा। सो इस तरीके से ये सॉल्व करना है। अब तीसरा जो यूनिट है डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी सुना होगा आप लोगों ने यूनिट, है ना। टेम्परेचर अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है, आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना है। डिग्री फ़ारेनहाइट का सिंबल ये है, ठीक है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले 9/5 करना है, 9/5, इसको मल्टीप्लाई करो जो भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है उससे। यानी क्या कर सकते हो, ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे कैसे, 9 को मल्टीप्लाई कर लो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस से, फिर 5 से डिवाइड कर लो, या अगर ये टेम्परेचर 5 से कैंसिल हो रहा होगा तो पहले ये डिवाइड करके 9 से मल्टीप्लाई कर लो, जो भी है जैसा आपको लगे। ये होने के बाद उसमें 32 ऐड करने हैं। जब आप ये फॉर्मूला यूज कर लोगे, जो भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आपको पता होगा, आप उसको इस जगह पे डालना, टेम्परेचर जितना भी डिग्री सेल्सियस में वो यहाँ रखो, 9/5 से मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट सॉल्व करके 32 ऐड कर लो, आपका टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। क्लियर है ये? सो अब एक क्वेश्चन है जो आपको खुद करना है, कन्वर्ट, किसको कन्वर्ट करोगे? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो हमारा ह्यूमंस का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, कितना होता है पता है आप लोगों को? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वो है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा? 37 डिग्री सेल्सियस है। इसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, ये आपका होमवर्क है। समझ गए? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पता है, पर वो होता है डिग्री सेल्सियस में, कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। आपको फाइंड करना है वही डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए डिग्री सेल्सियस पता है, यहाँ 37 रख देंगे, ये सब सॉल्व करेंगे, 32 ऐड करेंगे, जो भी है वो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आंसर बता रही हूँ, सॉल्व करके देखना, वो आना चाहिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना है? 37 है, पर वही डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ गए? अब आप जब थर्मोमीटर लेते हो, फीवर मान लो है या नहीं, वो चेक करने के लिए हम थर्मोमीटर यूज करते हैं। थर्मोमीटर पे हम टेम्परेचर देखते हैं, अगर वो 99, 100, 101 जाता है, हम बोलते हैं यार फीवर है, करेक्ट। तो वो कौन सी यूनिट में मेजर हो रहा होगा? नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 98.6 है, जब ये क्रॉस हो जाएगा 99, 100, 101, 102, हम क्या बोलेंगे? भाई बहुत ज्यादा फीवर है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर इतना होना चाहिए, पर वो टेम्परेचर बॉडी का उससे ज्यादा है, दैट मीन्स फीवर है ना। तो जो वो थर्मोमीटर पे टेम्परेचर मेजर किया जाता है, कौन से यूनिट में होता है? वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है।
अगर वो थर्मामीटर डिग्री सेल्सियस में होता, टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में मिलता, तो आपको 37 क्रॉस होने के बाद बोलना चाहिए फीवर है ना। तो हम तो 100, 101 पे बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वहां पे बॉडी टेम्परेचर जो है वो आपका यूज हो रहा है किसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट में। अब कुछ और कन्वर्जन है, डेंसिटी वाला एक इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट करो। हमने अभी अभी डेंसिटी का एसआई यूनिट निकाला, क्या था, डेंसिटी का एसआई यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पर ये बहुत बड़ा यूनिट है, किलोग्राम मतलब बहुत ज्यादा मास, मीटर मतलब बहुत ज्यादा वॉल्यूम, है ना, मीटर क्यूब वॉल्यूम बहुत बड़ा है। पर नॉर्मली जब हम लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हुए इतने बड़े बड़े यूनिट्स में नहीं बात करते हैं, हम छोटा यूनिट लेते हैं, जैसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी के कितने यूनिट्स याद रखने हैं, 2, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट है जो एसआई सिस्टम ने दिया है, इसे हम क्या बुलाएंगे, एसआई यूनिट बुलाएंगे। पर डेंसिटी का ये भी एक यूनिट है, ये एसआई यूनिट तो नहीं है, पर हम कॉमनली इसको प्रैक्टिकल्स में यूज करते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है या कन्वर्जन कैसे करना है वो देखो। 1 ग्राम पर सीएम क्यूब जो होता है वो इक्वल होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये कितने किसके इक्वल है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की इक्वल है। ओके, अब देख लो, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। वाटर जो है, वाटर की डेंसिटी जो होती है, मान लो वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सीएम क्यूब। कितनी है वाटर की डेंसिटी, 1 ग्राम पर सीएम क्यूब है, ये 4 डिग्री सेल्सियस पे ली गई डेंसिटी। अब आपको पूछा है वाटर की ये डेंसिटी इतनी है, ये तो पता है आपको, ये याद रखना, वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर सीएम क्यूब। पर ये तो डेंसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट है ही नहीं, स्टैंडर्ड यूनिट तो डेंसिटी का किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, किलोग्राम की जगह ग्राम आ गया, है ना, और मीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब आ गया, फर्क तो आया है। अब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये कितने किलोग्राम पर मीटर क्यूब के इक्वल है, 1000। सो वाटर की डेंसिटी जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 है, क्या वही किलोग्राम पर मीटर क्यूब में 1000 मानी जाएगी, यस। सो वाटर की डेंसिटी आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में भी पता होनी चाहिए और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। कोई लिक्विड है, उसकी डेंसिटी दी गई है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आपको बोला है इसकी डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कितनी होगी, तो वो 1 ग्राम जो है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, राइट। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जब होता है उसमें कितने किलोग्राम पर मीटर क्यूब होंगे, 1000। सो मुझे एक बात बताओ कि 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा जाना है। किलोग्राम पर मीटर क्यूब में पता है, आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी है, क्या आप 1000 से डिवाइड कर दोगे, बिल्कुल क्लियर है ये। सो फिर से बता रही हूं, अगर आपको डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालनी है, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। पर रिवर्स जाना है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में पता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी है, तो आप 1000 से डिवाइड करोगे। सो इस तरीके से डेंसिटी के ये 2 कन्वर्जन्स याद रखो। तीसरी जो इंपॉर्टेंट है ना वो है वॉल्यूम। थर्ड वाला क्या है आपका इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट है वो हम ढूंढ चुके हैं, क्या है, मीटर क्यूब, करेक्ट है। वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या है, मीटर क्यूब है, क्योंकि वॉल्यूम कैसे निकलता है, लेंथ क्यूब से निकलता है ना। पर वॉल्यूम के आप जब कॉमन एवरीडे लाइफ में आप जब वॉल्यूम मेजर करते हो, आप लीटर में गिनते हो, है ना, या लीटर नहीं तो एमएल में गिनते हैं हम, है ना, लीटर या फिर एमएल में, लीटर या एमएल, करेक्ट, दोनों यूज करते हैं हम। दूध खरीदते हुए हम जाके ऐसे थोड़ी बोलते हैं 2 m क्यूब, 2 मीटर क्यूब दूध दो, नहीं, हम क्या बोलेंगे 2 लीटर, 1 लीटर। तो वो लीटर, मिलीलीटर, ये किसके यूनिट्स हैं, ये भी वॉल्यूम के ही यूनिट्स है। वॉल्यूम का
ऐसा यूनिट भले ही मीटर क्यूब क्यों ना हो, हम एवरीडे लाइफ में जो वॉल्यूम का यूनिट यूज करते हैं वो तो लीटर या ml है, वो मीटर क्यूब नहीं है। स्टैंडर्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग वो m क्यूब होना चाहिए, मीटर क्यूब, पर कॉमन लाइफ में हम ये यूज करेंगे। करेक्ट। अब इनका कन्वर्जन कैसा है वो समझो। 1 लीटर कितने ml होता है? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। आपको ये पता ही है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं? 1000। तो लीटर और डीएम क्यूब सेम है। कौन कौन सेम है? लीटर और डीएम क्यूब। डी मतलब डेसी, एम मतलब मीटर। डीएम क्यूब का मतलब क्या है? इसको कैसे पढ़ना है? डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का जैसे एसआई यूनिट मीटर क्यूब है, एसआई यूनिट भले उसका मीटर क्यूब हो, ये बहुत बड़ा यूनिट है जो हम प्रैक्टिकली यूज नहीं करते। हम वॉल्यूम का डेसीमीटर क्यूब, ये वाला यूनिट कॉमनली यूज करते हैं। और डेसीमीटर क्यूब और लीटर सेम है। फिर एमएल जो है वो होता है सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। सेंटीमीटर कैसे लिखते हो आप? सीएम, है ना। तो ये जो सेंटीमीटर क्यूब है उसको हम कैसे लिखेंगे? सीएम ऊपर क्यूब दिखा देंगे। इसको कैसे पढ़ना है? सेंटीमीटर क्यूब। सो आप जब कोई भी न्यूमेरिकल आपको आएगा, कोई भी न्यूमेरिकल जब हम देखेंगे, न्यूमेरिकल्स में वॉल्यूम बार बार यूज होता है। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होना चाहिए, पर वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब ये बहुत बड़ा यूनिट है, प्रैक्टिकली वो हम यूज नहीं करते। प्रैक्टिकली हम लीटर या एमएल ये यूनिट्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको मीटर क्यूब काफी रेयरली यूज होगा। आपको डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर, ये दोनों सेम है, या मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब ये यूनिट्स यूज होंगे। 1 लीटर में कितने ml? 1000। तो बताओ 1 डीएम क्यूब में कितने सीएम क्यूब? 1000 ही होंगे। सो 1 डीएम क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब ये कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है? 1000। तो बताओ आपको अगर कभी भी वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, क्या आप 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो? 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1000 सीएम क्यूब। 2 डीएम क्यूब कितना होगा? 2000। 3 डीएम क्यूब 3000। डीएम क्यूब और सीएम क्यूब ये दोनों वॉल्यूम के यूनिट्स के कन्वर्जन आने चाहिए। उल्टा आना है आपको, सीएम क्यूब से डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड करोगे। समझ गए? सो क्या करना है आपको? मैं एक बार ये लिखवा देती हूं। क्या है इंपॉर्टेंट? वॉल्यूम वाला वो लिखवा रही हूं यहाँ पे। टेम्परेचर वाला तो आसान है। अगर आपके पास वॉल्यूम डीएम क्यूब में है, डीएम क्यूब और कौन सेम है? लीटर सेम है। डीएम क्यूब मतलब ही लीटर होता है, जो हम कॉमन लाइफ में उसको लीटर बोलते हैं, उसी को डीएम क्यूब माना जाता है। जब आपको वॉल्यूम डीएम क्यूब में दिया है और आपको वॉल्यूम क्यूब वॉल्यूम जो है डीएम क्यूब में नहीं, आपको सीएम क्यूब में चाहिए। सीएम क्यूब और कौन सेम है? मिलीलीटर सेम है, एमएल। लीटर और डीएम क्यूब सेम, सीएम क्यूब और एमएल दोनों सेम। कैसे करेंगे कन्वर्जन? अगर आपको डीएम क्यूब से डीएम क्यूब को सीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है, लीटर को एमएल में कन्वर्ट करना है, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई। अगर आपको उल्टा आना है, उल्टा यानी सीएम क्यूब से डीएम क्यूब, एरो पे ध्यान दो, ये आ रहे हम ऐसे, सीएम क्यूब से कहा आ रहे डीएम क्यूब। अगर वॉल्यूम सीएम क्यूब में दिया है और डीएम क्यूब में निकालने को बोला है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। इस तरीके से ये कन्वर्जन्स करने पड़ेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई कब? लीटर से एमएल जाना है या डीएम क्यूब से सीएम क्यूब आना है। उल्टा अगर जाओगे सीएम क्यूब से डीएम क्यूब या एमएल से लीटर, तो 1000 से डिवाइड करेंगे। ये एरो पे ध्यान दो, डायरेक्शन पे ध्यान दो, एरो कहां से कहां आ रहा है उसके ऊपर फोकस करना है। कब 1000 से मल्टीप्लाई, कब 1000 से डिवाइड, ये समझ जाओ। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है प्रीफिक्सेस। आपने इंग्लिश में भी प्रीफिक्स वगैरह सुना होगा। क्या होता है प्रीफिक्स? प्रीफिक्स यानी वो होता है जो मेन वर्ड के सामने लगता है। करेक्ट? एक मेन कोई वर्ड है,
उसके सामने जो पार्ट लगेगा दैट इज प्रीफिक्स। सेम बेटा ये यूनिट्स के सामने भी प्रीफिक्स लगते हैं। अब ये इंग्लिश वाले प्रीफिक्स नहीं है, इन, अन, है ना, इम, ये प्रीफिक्सेस अलग होंगे। जैसे आपने ये सुना है, क्या बोलेंगे हम, मेन लेंथ का यूनिट क्या है, लेंथ का यूनिट है मीटर, है ना, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। पर क्या ये कुछ सामने वर्ड लगा हुआ दिख रहा है आपको, सेंटी, सेंटी, ये एक प्रीफिक्स हुआ। प्रीफिक्स मतलब अगर आपका मेन यूनिट जो भी है उस मेन यूनिट के सामने जो लगता है दैट इज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यूनिट के सामने, मेन यूनिट के सामने लगे हैं प्रीफिक्सेस। सेंटीमीटर, मेन यूनिट कौन है यहाँ, मीटर, उसके सामने जो लग गया सेंटी, ये प्रीफिक्स हो गया। किलोग्राम, किलोमीटर, ग्राम, मीटर, ये यूनिट्स है, उसके सामने प्रीफिक्स लगा है किलो, तो किलो को हम प्रीफिक्स मानेंगे। समझ गए। अब देखो सभी प्रीफिक्सेस की अपनी अपनी वैल्यू है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। हर प्रीफिक्स की अपनी अपनी वैल्यू है, उसको यूज कैसे करेंगे वो मैं अगले इस पे बताऊंगी। पर फिलहाल आप क्या करोगे, कुछ प्रीफिक्सेस है जो कॉमनली हमको यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में, वही प्रीफिक्सेस मैंने खाली यहाँ पे लिखे, सारे नहीं लिए हैं, खाली गिने चुने जो बार बार न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे वो लिए। 10⁻⁻1 जो होता है ये होता है डेसी, ये प्रीफिक्स है, ठीक है, जो मैं लिखवा रही हूँ प्रीफिक्स डेसी। डेसी की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻1, डेसी ये प्रीफिक्स है। और डेसी के लिए हम दिखाते हैं स्मॉल डी। 10⁻² होता है सेंटी, सेंटी की वैल्यू कितनी है 10⁻², और उसके लिए हम यूज करेंगे स्मॉल सी। 10⁻³ होता है मिली, और मिली के लिए यूज करोगे स्मॉल एम। 10⁻6 होता है माइक्रो, और माइक्रो के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे, इसे बोला जाता है म्यू। पहला जो था वो वी टाइप, वो न्यू था, NU, ये म्यू है माइक्रो। फिर है नैनो, 10⁻⁹ क्या होता है, नैनो होता है। फिर 10⁻12 ये होता है पीको। ये सारे प्रीफिक्सेस है, ठीक है, बार बार हमको केमिस्ट्री में यूज करने हैं। 10⁻15 क्या होता है, फर्मी और फेम्टो, और इसके लिए यूज करना है स्मॉल f, ठीक है। कहां लगने वाले ये सारे प्रीफिक्स, यूनिट के सामने, अलग अलग यूनिट्स के सामने लग सकते हैं कहीं पे भी। अब यहाँ पे 10 की पावर क्या है, सब में माइनस, -1, -2, -3, -6, -9, -12, -15, एक 10⁻⁻10 वाला याद रखो, ये होता है एंगस्ट्रॉम। ये भी हमको बार बार यूज होगा केम में, ठीक है, क्या है ये, एंगस्ट्रॉम। इनको यूज कैसे करना है वो मैं आपको अगली इस पे बताऊंगी, पर आपको ये लर्न किए बिना ऑप्शन नहीं है। मिली अगर कहीं भी आया तो उसकी वैल्यू क्या है मैं पूछूं तो 10⁻3, माइक्रो 10⁻6, ये उसकी वैल्यू है, समझ गए। अब वहां पावर क्या है, 10 की माइनस है, -1, -2, -3, ये प्लस वाले हैं। 10⁻1 होगा, खाली 1, -1 नहीं, -1 है तो डेसी, +1 होगा तो ये होता है डेका, और डेका के लिए हम यूज करते हैं DA। फिर है 10⁻2, 10⁻2 है, उसके बाद 10⁻3 है, 10⁻6 लेना है हमको, 10⁻2 हमें नहीं लगेगा, हम 10⁻6 लेंगे। 10⁻3 जब होगा +3 तब वो होता है किलो, किलो के लिए यूज करेंगे स्मॉल के, और 10⁻6 होता है मेगा, ठीक है, मेगा के लिए यूज करना है कैपिटल M। स्मॉल m किसके लिए, ऑलरेडी मिली के लिए, तो मेगा जब लगेगा यूनिट के सामने, जब मेगा यूज होगा तो मेगा के लिए हम कैपिटल M लेते हैं। ये सारे प्रीफिक्सेस, उनकी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखी हैं, उन प्रीफिक्सेस के सिंबल, पूरा प्रीफिक्स लिखने की भी जरूरत नहीं है, सेंटी लिखना है ना, खाली C लिख दो। इसीलिए जब हम सेंटीमीटर लिखते हैं, है ना, हम जब सेंटीमीटर लिखते हैं, हम सेंटीमीटर को खाली CM लिख देते हैं। C मतलब सेंटी, M मतलब मीटर, मेन यूनिट मीटर के सामने लगा है सेंटी, इसीलिए वो प्रीफिक्स माना जाएगा। क्लियर है ये। सो इस तरीके से ये सारे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस हैं जिनसे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना वगैरह थोड़ा सा आसान होगा। अब इनको यूज कैसे करें, ये तो मेन चीज है। प्रीफिक्सेस आ भी गए, यूज करना ही उनको नहीं आया तो कैसे चलेगा, है ना। अब देखो कैसे करना है।
कुछ मैं आपको होमवर्क भी दूंगी, आपको खुद करना होगा, पहले आप समझो कैसे कन्वर्जन करना है। मैं वो वाले ले रही हूं जो हमको केमिस्ट्री में नॉर्मली यूज होते हैं, हर एक यूज नहीं होगा, कुछ कुछ है जो बहुत बार यूज होंगे रिपीटेडली, वो हम कर रहे हैं। अब आपको 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर पूछा है? क्या पूछा है? 1 nm, ये क्वेश्चन है मान लो। 1 nm, n मतलब नैनो, m मतलब मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितने m पूछा है? कितने m मतलब मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स। अब ये कहां यूज होगा? मान लो आपको नैनोमीटर में लेंथ दी हुई है, मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। मीटर भी लेंथ का यूनिट है, तो नैनोमीटर भी किसका होगा? लेंथ का ही होगा, खाली कम ज्यादा बड़ा छोटा ऐसा है, ठीक है। मीटर लगा है मतलब लेंथ का यूनिट है। फर्क इतना है, मीटर सिर्फ होगा तो वो लेंथ का ऐसा यूनिट है, मीटर के आगे नैनो लगा दो, पिको लगा दो, फर्मी लगा दो, कुछ भी लगा दो, वो यूनिट लेंथ का ही रहेगा, खाली वो छोटा बड़ा हो जाएगा। समझ गए? सो नैनोमीटर लेंथ का यूनिट, मीटर भी लेंथ का यूनिट। ये ऐसा यूनिट है, ये ऐसा यूनिट नहीं है, इसमें खाली एक प्रीफिक्स लगा है सामने, वो है नैनो। अब आपको ये कन्वर्जन करना है, ठीक है। देखो हमने नैनो की वैल्यू अभी अभी लास्ट स्लाइड पे देखी, कितनी है? नैनो की वैल्यू है 10⁻⁹। देखो ये मीटर सेम सेम आ गया, मीटर मीटर सेम है, नैनो जो है खाली उसकी वैल्यू मैंने रख दी, मुझे कन्वर्जन अपने आप मिल गया। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर हुआ? नैनो की वैल्यू रख के 10⁻⁹ मीटर। क्लियर है ये? अब ऐसा ये क्वेश्चन है, आप खुद भी ट्राई करना। क्वेश्चन है 1 pm इज इक्वल टू कितने m। एक सजेशन है, जब भी आप कभी ये प्रीफिक्सेस यूज करोगे, ठीक है, कुछ भी पूछा हो उसको छोड़ दो, आप हमेशा लिखते हुए प्रीफिक्स वाला जो है उसको लेफ्ट में रखना। 1 प्रीफिक्स के साथ इज इक्वल टू कितना, वो पहले निकालो, फिर उसको आपको उल्टा उल्टा करना, जैसे मैं आगे बताऊंगी वो आपको करना पड़ेगा। पीएम मतलब क्या है? ये पिकोमीटर। मुझे बताओ mm दोनों साइड आ रहा है ना, ये भी मीटर आया, क्या कर देंगे? खाली पीको की जगह पीको की वैल्यू रख देंगे, पीको की वैल्यू होती है 10⁻⁻12। क्या आ गया? 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। क्लियर है ये? आप देखो उल्टा करते हैं, 1 नैनोमीटर कितने मीटर है? 10⁻⁹। उल्टा करना है, 1 मीटर इज इक्वल टू कितने नैनोमीटर निकालना है। ये घूम गया ना, नैनोमीटर इधर आ गया, मीटर इधर आ गया, इसको भी घुमा दो, 10 की पावर कितनी थी? -9, यहां उल्टा हो जाएगा 10⁻+9। सो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू था 10⁻⁹ मीटर। उल्टा अगर पूछा जाए 1 मीटर इज इक्वल टू कितने नैनोमीटर, तो आपको 10⁻⁹ करना है। समझ गए? आपको कुछ भी पूछा हो, आप प्रीफिक्स वाले को लेफ्ट में रखोगे, पहले उस प्रीफिक्स की वैल्यू डालोगे, अगर उल्टा पूछा है तो बस उल्टा कर देना, 10 की पावर जो भी है, माइनस की प्लस, प्लस की माइनस, ठीक है। यहां देखो, करो आप खुद। 1 मीटर इज इक्वल टू कितने पिकोमीटर पूछा है, सेम है या उल्टा है? यहाँ 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर मिला था, अब रिवर्स करना है तो 10 की पावर भी रिवर्स कर दो, क्या आ जाएगा? -12 की जगह 10⁻+12। इस तरीके से हमको ये सॉल्व करना है। आपके लिए होमवर्क है, क्या क्या करोगे? क्वेश्चन 1 dm, dm मतलब कैसे पढ़ोगे इसको? m मतलब मीटर है, d मतलब किसका सिंबल है? डेसी। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर, पहले ये निकालो, उसके बाद 1 मीटर इज इक्वल टू कितने डेसीमीटर, ये भी निकालना। चलो ये भी मैं ही करवा देती हूँ, अगला होमवर्क दूंगी। डेसीमीटर मीटर, ये मीटर आ गया, खाली डेसी की वैल्यू डाल देते हैं, डेसी की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻1। अब उल्टा पूछा है तो 10 की पावर भी घुमा देंगे, -1 की जगह हो जाएगा 10⁻+1। इजी है, खाली क्या लर्न होना चाहिए? प्रीफिक्सेस का टेबल लर्न नहीं है तो बस फंस जाएंगे। अगले इस पे चलते हैं। अब आपको होमवर्क है कुछ, क्या क्या करना है सॉल्व आपको खुद से, यहाँ पे ध्यान दो। क्या कर लोगे? फर्स्ट 1 km, km यानी क्या होगा, या ग्राम ले लेते हैं अब,
मीटर मीटर बहुत हो गया ना, 1 kg इज इक्वल टू कितने ग्राम बताना है। आप क्या करोगे, के मतलब किलो है ना, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितने ग्राम, किलो की वैल्यू जो भी है वो डाल दो, फिर उल्टा भी निकालो, 1 ग्राम इज इक्वल टू कितने किलोग्राम ये भी फाइंड करो। ये पहला होमवर्क है, ठीक है। दूसरा होमवर्क, 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी म्यू जी, मतलब ये क्या है, म्यू मतलब ये माइक्रो है, करेक्ट। 1 ग्राम इज इक्वल टू कितने माइक्रोग्राम पूछा है। मैंने आपको क्या कहा, पूछा कुछ भी हो आप पहले प्रीफिक्स वाले को लेफ्ट में रखोगे और सॉल्व करोगे, उल्टा पूछा है तो फिर हम उसको घुमा सकते, पर लिखते हुए शुरुआत कहां से करोगे, प्रीफिक्स को लेफ्ट में लिखना। 1 माइक्रोग्राम प्रीफिक्स वाला कौन है, ये या ये, इसको मैंने लेफ्ट में लिखा। 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू कितने ग्राम होता है, पहले ये बताओ। माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻⁶ है, ये मिल गया। ये उसका उल्टा है ना, ऊपर वाला जो हमें पूछा है ये इसका रिवर्स है, इसकी पावर भी रिवर्स, -6 की जगह क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁶। मैंने पहले उन्होंने क्या लिखा, डायरेक्टली माइक्रो देख के अगर यहाँ किसी ने 10⁻⁻⁶ लिख दिया, गलत। पहले माइक्रो को लेफ्ट में रखा, पहले वो सॉल्व किया, माइक्रो की वैल्यू डाली, फिर पूछते हुए देखा उन्होंने जो पूछा है वो तो हमने जो निकाला उसका रिवर्स है, तो 10 की पावर रिवर्स की। कुछ लोग माइक्रो देखते ही 10⁻⁻⁶ लिख देंगे, -6 नहीं, आंसर +6 आना चाहिए। -6 तब आएगा जब माइक्रो लेफ्ट में होगा, इसीलिए मैंने आपको कहा कि प्रीफिक्स वाले जो है ना, अब जैसे यहाँ किलोग्राम लेफ्ट में है, किलो प्रीफिक्स वाला लेफ्ट में है तो बराबर है, नॉर्मल सॉल्व करो। उल्टा पूछा है उल्टा कर देना। यहाँ प्रीफिक्स राइट में था, मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं, पहले प्रीफिक्स लेफ्ट में रख के उसको सॉल्व किया, ठीक है। और अगला जो करोगे अब ये खुद करना, थर्ड, 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम पूछा है, ठीक है। अब बताओ प्रीफिक्स वाला ग्राम है या मिलीग्राम है, मिलीग्राम है, इसके सामने प्रीफिक्स लगा है, पहले आप उसको लेफ्ट में लिखोगे, पहले आप 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू कितने ग्राम निकालोगे, फिर उसका उल्टा करके आपको डायरेक्टली ऊपर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको आंसर्स भी बता रही हूँ, अब बाद में वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करो, फिर बस क्रॉस चेक करना आंसर सही आए या नहीं आए। नहीं आए होंगे तो उनको मार्क करना, उनको मार्क करके रखो और समझो कि वो गलत आए क्यों। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितने ग्राम, ग्राम ग्राम है, किलो की जगह किलो की वैल्यू रख देते हैं, किलो होता है 10⁻+3, 3 लिखा, उल्टा पूछा है 3 की जगह -3 हो जाएगा, राइट। ये तो हो चुका है। अब यहाँ देखो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितने मिलीग्राम पूछा है, मिली वाला प्रीफिक्स वाला है उसको पहले लेफ्ट में लिखा, 1 मिलीग्राम, मिली की वैल्यू क्या है 10⁻⁻3, पूछते हुए उल्टा पूछा है तो मैं 10 की पावर रिवर्स कर दूंगी, -3 की जगह +3, क्लियर है ये। सो 1 ग्राम में कितने mg होते हैं 10⁻3, 10⁻3 मतलब ही 10 का क्यूब, मतलब 10 × 10 × 10, क्या ये 1000 ही हुआ है ना, हमें पता है ना 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं 1000, आ रहा है ना बराबर, जो हमने सीखा वो मतलब बिल्कुल सही है, क्लियर है ये। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻3 ग्राम, 10⁻3 मतलब फिर से कितना 1000, क्या 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये तो हमको पहले से ही पता है। सो पर ये अब कैसा था, हम स्पेसिफिक लेके चल रहे थे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, वहां भी 1000 ही आता है, क्यों, क्योंकि किलो की वैल्यू 10⁻3 यानी 1000 है, तो वो बदलेगा कैसे, किलोग्राम के सामने लगा हो या किलोमीटर के सामने लगा हो, किलो मतलब किलो ही है, तो वो 10⁻3 यानी 1000 ही रहेगा, चाहे आप उसको ग्राम के आगे लगाओ चाहे आप उसको मीटर के सामने लगाओ। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के सामने लगा है, सेंटी ये प्रीफिक्स है, और सेंटी को अगर उठा के किसी दूसरे प्रीफिक्स के सामने, किसी दूसरे यूनिट के सामने भी लगाया, सेंटी की वैल्यू 10⁻2 ही रहेगी। ये समझ आ गया कैसे करना है। सो आई होप आपको ये सेम आंसर्स मिले होंगे। सो हमारा जो प्रीफिक्सेस वाला पार्ट था वो भी अब हो चुका है, ठीक है। ये प्रीफिक्सेस हमको बहुत बार यूज होते हैं, न्यूमेरिकल्स में बार 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 कन्वर्जन आएगा। अब लर्न करते बैठेंगे क्या 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर, नहीं, आप खाली डेसी की वैल्यू याद रखो, कहीं भी दिखे इनमें से कोई भी प्रीफिक्स दिखे डायरेक्टली यूज करो, पर वो टेबल प्रीफिक्सेस का टेबल लर्न करने बिना तो कोई ऑप्शन नहीं है, लर्न करना ही पड़ेगा, क्लियर है ये। सो आई होप आपको सब समझ आया होगा।
जो होमवर्क दिए हैं कन्वर्जन वाले, एसआई यूनिट निकालने वाले, फॉर्मूले लर्न करने हैं, ये टेबल्स याद करने हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज वाला टेबल प्लस प्रीफिक्सेस वाला टेबल, हर प्रीफिक्स की वैल्यू क्या क्या है वो याद ही होनी चाहिए, तभी न्यूमेरिकल्स आसान होंगे, वरना दिक्कत आएगी। सो आई होप आपको सब समझ आया होगा। आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट आगे वाले पोर्शन के साथ। तब तक के लिए सबको हैप्पी लर्निंग।